और मदन नाम के दो दोस्त थे। दोनों ने कुछ काम करने का सोचा, मगर दोनों को ही काम नहीं मिल पाया। मदन के पास जमीन थी जिस पर उसके पिताजी पहले से ही काम किया करते थे। मदन ने सोचा वो और सुमित मिलकर खेती करते हैं, जिससे उसके पिताजी को आराम भी मिल जाएगा और मदन के साथ साथ सुमित को भी काम मिल जाएगा। देख भाई सुमित, मेरे पिताजी की खेत है और वो खेत पर काम करते हैं। इससे अच्छा हम दोनों ही खेत पर काम करते हैं, जिससे पिताजी को आराम भी मिल जाएगा। और तुझे तो पता ही है, हम साथ मिलकर काम करेंगे तो काम अच्छा ही होगा। साथ मिलकर काम करेंगे और ढेर सारे पैसे कमाएंगे। हाँ भाई, चल ठीक है, यही सही रहेगा। धन्यवाद भाई, तूने मेरे बारे में भी सोचा। अरे इसमें धन्यवाद कैसा, तू मेरा दोस्त है और हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो ज्यादा तरक्की होगी। यही सोचकर दोनों दोस्त खेत पर काम करना शुरू कर देते हैं। फसल अच्छी लगने लगती है और फसल अच्छी उगने की वजह से दाम भी बहुत ज्यादा मिलने लगता है। फसल बिक जाने के बाद अंत में मदन सुमित को पैसे दे दिया करता था और दोनों आधा आधा पैसा रखा करते थे। भाई तेरी खेत है तो तू ज्यादा पैसे रखा कर। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, तू भी तो कितना मेहनत करता है। सब कुछ सही से चल रहा था। उसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ साल बाद दोनों के बच्चे भी हो जाते हैं। मदन की पत्नी बहुत महंगी महंगी चीजें खरीदा करती थी और हर वक्त मदन से पैसा मांगा करती थी। मदन अपनी पत्नी से बहुत परेशान हो चुका था। प्रिया, तुम्हें कितनी चीजें दे देता हूँ, फिर भी तुम्हें दिक्कत ही है। देखो तो जरा सुमित की पत्नी को, कभी उससे किसी भी चीज की मांग नहीं करती। कितनी अच्छी है वो। जितने पैसे सुमित उसे देता है उसी में वो पूरा घर चलाती है। मैं नहीं जानती हूँ ये सब, मुझे तो अच्छी अच्छी चीजें ही चाहिए। आखिर इतना जमीन है, इतनी खेती होती है, तो क्यों ना मैं दिखाऊं? तुमसे बात करना ही बेकार है, तुम कुछ नहीं समझ सकती। हाँ हाँ ठीक है, जाइए, मगर थोड़े पैसे रख कर जाइए, मुझे बाजार भी जाना है। मदन गुस्से में प्रिया को पैसे देकर घर से निकल जाता है। मदन के बच्चे स्कूल जाने लायक हो गए थे और सुमित के बच्चे भी स्कूल जाने लायक हो गए थे। एक दिन खेत पर काम करते वक्त सुमित मदन से कहता है, मदन, हमारे बच्चे स्कूल जाने लायक हो गए हैं। सोच रहा था दोनों को एक ही साथ एक ही स्कूल में डाल देते हैं। भाई क्यों नहीं, बिल्कुल, आज ही प्रिया को ये बात बता देता हूँ। मदन घर जाकर ये बात अपनी पत्नी को बताता है। अरे प्रिया, सुनो तो जरा, सुमित कह रहा था दोनों बच्चों को एक ही स्कूल में डाल देते हैं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा बच्चा तो शहर के महंगे स्कूल में पढ़ेगा और वो किसी के साथ नहीं पढ़ेगा। जाइए कह दीजिए अपने दोस्त को कि हमारा बेटा उनके बेटे के साथ नहीं पढ़ेगा। मगर क्यों प्रिया, इतना अच्छा तो रहेगा। दोनों साथ जाएंगे जैसे मैं और सुमित जाया करते थे। नहीं, मैंने कह दिया मेरा बच्चा शहर के महंगे स्कूल में पढ़ेगा, इसका मतलब वो शहर के महंगे स्कूल में ही पढ़ेगा। मैं नहीं जानती सुमित भाई के बच्चे कहाँ जाएंगे। मदन सोचता है, इससे लड़ने का कोई फायदा नहीं है। इसका जो मन करेगा वही करेगी। इससे अच्छा सुमित को ही समझा दूंगा। मदन सुमित को ये बात बता देता है। अरे कोई बात नहीं भाई, क्या हुआ, दोनों अलग अलग स्कूल में ही पढ़ेंगे। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, तू भी अपने बेटे को उसी महंगे स्कूल में डाल दे। नहीं भाई, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं इतनी महंगी स्कूल में भेजूं। मैं तो इस गांव के स्कूल में ही अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा। दिन प्रतिदिन प्रिया के खर्च बढ़ते ही जा रहे थे। जी मैं क्या कह रही थी कि आप थोड़े और पैसे बचाया कीजिए, इतने से हमारा काम नहीं हो पा रहा। सुमित भाई को थोड़ा कम ही पैसा दीजिए और अपने पास ज्यादा रखिए। ये कैसी बातें कर रही हो तुम प्रिया? सुमित कितना मेहनत करता है खेत पर, उसे पैसे कम क्यों दूं? प्रिया बार बार जिद करने लगती है। प्रिया मदन को अपनी बातों से मना लेती है। मदन अगली बार से सुमित को थोड़ा कम पैसे देने लगता है और अपने पास ज्यादा रखने लगता है। सुमित को ये बात पता चल जाती है
मगर उसने कभी भी मदन से इस चीज की शिकायत नहीं की। कई महीनों तक यही सिलसिला चला। सुमित अभी भी मन लगाकर पहले जैसे ही काम किया करता था और ज्यादा पैसे की मांग भी नहीं करता था। गांव में एक गोपाल देव नाम का आदमी था। उसे ये बात पता चल जाती है कि मदन सुमित को कम पैसे देने लगा है और अपने पास ज्यादा पैसे रखने लगा है। वो इसी बात का फायदा उठाने का सोचता है। ये मौका तो बहुत अच्छा है, सुमित को अपनी और कर लेता हूँ। सुमित के पास इतना ज्ञान है फसलों का, कीटनाशकों का, जिससे मेरी फसल बहुत अच्छी होगी। बदले में मैं उसे मदन से ज्यादा पैसे दूंगा। ये सोचकर वो सुमित के पास आता है। कैसा हो भाई, कैसा चल रहा है काम? सब सही, तुम अपना बताओ। नहीं भाई, मेरा तो कुछ सही नहीं चल रहा है। एक भी फसल सही से नहीं लग रही है। सोच रहा था किसी ऐसे आदमी को अपने साथ रख लूं जिसे इन सब चीजों की अच्छे से जानकारी हो। ओ अच्छा, ऐसी बात है। ठीक है, मैं बताता हूँ, अगर मुझे कोई मिले तो। हाँ हाँ भाई, जरूर। वैसे तो हिसाब का बहुत ही पक्का इंसान हूँ। 1 रुपया इधर उधर नहीं करता। जो मेरे साथ काम करेगा उसे बहुत ज्यादा मात्रा में पैसे दूंगा। कभी धोखा नहीं करूंगा। आजकल तो दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो खुद के पास बहुत पैसे रख लेते हैं और जो उनके साथ उनसे भी ज्यादा काम कर रहा उसे थोड़ा सा ही धन देते हैं। बहुत बुरी बात है। छे 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 छे। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? अरे नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। हाँ, मैं बस तुमसे ये कहना चाहता था कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो। तुम जितना मांगोगे उतने ही रुपए दूंगा। हाँ, बस मेरी फसल सही उग जाए। नहीं नहीं, मुझे आपके साथ काम नहीं करना। ठीक है भाई, देख लो क्या करना है। वैसे तुम मेरे पास कभी भी आ सकते हो। इतना कहकर गोपाल देव वहाँ से चला जाता है। तभी उसकी पत्नी वहाँ आती है। जी सुनिए, मुन्ने की स्कूल की फी बढ़ गई है। इस बार से थोड़े ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा, ऐसी बात है। जी, और सासू माँ की दवाइयाँ इस महीने से ही चलने वाली है। वैद्य जी ने दवा लिख कर दिया है तो वो भी लाना है। इतना सुन सुमित सोचने लगता है। इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा? अब तो मदन भी पैसे कम ही देता है। हर महीने खर्च बढ़ जाएगा। कैसे करूंगा सब कुछ? यही सोचकर वो परेशान होता रहता है। तभी उसे गोपाल देव की याद आती है। अब से गोपाल देव के साथ ही काम शुरू कर देता हूँ, यही सही रहेगा। सुमित गोपाल देव के साथ काम करना शुरू कर देता है और मदन की खेत पर काम नहीं करता है। ये देख मदन बहुत दुखी हो जाता है और सुमित से ऐसा करने की वजह पूछता है। सुमित सारी बात मदन को बता देता है। मदन उदास होकर वापस अपने खेत पर ही आ जाता है। क्या करूं मैं प्रिया का? इसकी वजह से मेरा दोस्त मेरे साथ काम नहीं कर रहा है। चाह कर भी उसके पैसे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। इतने खर्च होते हैं इसके। मदन बहुत परेशान रहने लगता है, जिस वजह से वो फसलों पर भी ध्यान नहीं दे रहा था। उसके सारे फसल बर्बाद होने लगे और उसे बहुत नुकसान होने लगा। इधर गोपाल देव की फसल बहुत अच्छी लगने लगी। मदन चाहकर भी अपने दोस्त को अपने पास नहीं बुला पा रहा था। एक दिन मदन इसी तरह उदास बैठा था, तभी एक बुढ़िया वहाँ आती है। क्या हुआ बेटा, उदास बैठे हो? मदन उन्हें सारी बात बताता है। ऐसा है, फिर तो तुम्हारी पत्नी को ही ठीक करना पड़ेगा। एक काम करो, लो ये एक जादुई फूल गोभी है। तुम उस फूल गोभी की सब्जी बनाकर अपनी पत्नी को खिला देना, वो बिल्कुल सही हो जाएगी। उसके मन में किसी के लिए कोई कड़वाहट नहीं रहेगी और बहुत ही सुलझी हुई महिला बन जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मदन घर आकर वो सब्जी बनाता है और प्रिया को खिलाता है। जादुई फूलगोभी की सब्जी खाते ही प्रिया बिल्कुल बदल जाती है। उसका व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है और वो बहुत ही सुलझी हुई और समझदार बन जाती है। ये देख मदन बहुत खुश होता है। प्रिया,
मैं सुमित को वापस बुला लेता हूँ अपनी खेत पर। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत गलत थी। उसके बाद मदन सुमित को वापस अपनी खेत पर बुला लेता है और दोनों साथ मिलकर काम करने लगते हैं। मदन सुमित को एकदम बराबर में पैसे दिया करता था और उसको कोई छल कपट नहीं करता था। अब सब कुछ सही हो गया और सभी अपना अपना काम खुशी से करने लगे। जादुई तरबूज। यमुना के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रघुवीर नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वो सुबह सूरज उगने से पहले ही अपने खेतों में चला जाता था और फिर सारा दिन काम करके शाम को ही वापस लौटता था। एक दिन रघुवीर सो रहा था तो उसके स्वर्गवासी पिता उसके सपने में आए और बोले, रघुवीर, बेटा रघुवीर, तुम इस बार खेत में तरबूज की फसल जरूर उगाना। इस साल तरबूज की फसल तुझे मालामाल कर देगी। सपने में पिता से मिलकर रघुवीर बहुत खुश होता है और सुबह होते ही बैलों को लेकर खेत जा पहुंचता है। खेत की जुताई करता है और उसमें तरबूज के बीज बो देता है। कुछ ही दिनों में तरबूज के पौधे उग आते हैं और रघुवीर उनकी समय पर सिंचाई करता है। फिर तो देखते ही देखते खेत बड़े बड़े तरबूजों से भरा नजर आता है और रघुवीर अपनी पत्नी को खेत दिखाते हुए कहता है, पिताजी ने हमारे सपने में आकर जो कहा था वो सच हो रहा है शांति। ऐसे बढ़िया तरबूज तो किसी के भी खेत में नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि जल्दी से व्यापारी को बुलाकर सारे तरबूज बेच डालो जी, बहुत पैसे मिलेंगे। नहीं शांति, इस साल मैं तरबूज व्यापारी को बेचने के बावजूद खुद ही शहर की मंडी में बेच कर आऊंगा। देखना, खूब अच्छे दाम में तरबूज बिकेंगे। रघुवीर अपनी पत्नी से ये कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ व्यापारी आ जाता है और रघुवीर से कहता है, अरे रघुवीर, ऐसा ना करो भाई, चाहो तो 1000-2000 ज्यादा ले लो, पर तरबूज हमें ही बेच दो। नहीं भाई, मैं इस साल अपने तरबूज खुद मंडी में जाकर बेच कर आऊंगा। ये कहकर रघुवीर व्यापारी को तरबूज बेचने से मना कर देता है और अगले दिन अपनी बैलगाड़ी में तरबूज भरकर शहर की मंडी में ले जाता है। उसके सारे तरबूज देखते ही देखते बहुत अच्छे दामों में बिक जाते हैं और वो पैसों की थैली भरकर घर लाता है। शांति, ये देखो, हमारे सब तरबूज हाथों हाथ बिक गए और पैसा भी खूब सारा मिला है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है जी। अब तो हम अपने सारे तरबूज शहर में ही बेच कर आएंगे। हाँ शांति। रघुवीर ने व्यापारी को तरबूज बेचने से मना कर दिया था, इसलिए वो रघुवीर से चिढ़ने लगा था। वो नहीं चाहता था कि रघुवीर तरबूज बेचकर ज्यादा कमाई करे और फिर अन्य किसान भी उसकी देखा देखी उसको अपने तरबूज बेचने से मना कर दे और खुद ही शहर की मंडी में जाकर तरबूज बेचने लगे। इसलिए वो व्यापारी अपने आदमियों से कहता है, रघुवीर के खेत के सब तरबूज अंदर से प्राकृतिक रूप से लाल और स्वादिष्ट है। हम उसके तरबूज खरीद तो नहीं पाए, मगर आज के बाद मंडी में बेचने का काम हम ही करेंगे। क्यों, सही कहा ना मालिक? बिल्कुल सही कहा काली। तू और जग्गू दोनों मिलकर रघुवीर के खेत से सारे तरबूज चोरी करके ले आओ। व्यापारी का आदेश मिलते ही उसके आदमी रात को रघुवीर के खेत से तरबूज चुराकर एक ट्रक में भर लेते हैं और रातों रात शहर की मंडी में जा पहुंचते हैं। लेकिन मंडी पहुंचते पहुंचते ट्रक में रखे सारे तरबूज अचानक खराब हो जाते हैं और उनमें से दुर्गंध आने लगती है। मंडी में लोग तरबूज के ट्रक से आने वाली बदबू को महसूस करते हैं और एक आरती बोलता है, अबे ओ काली, ये सड़े हुए तरबूज कहाँ से उठा लाया? इनकी दुर्गंध सहन नहीं हो रही है, इन्हें यहाँ से जल्दी ले जा। पर खेत से लाया तब तो ये बड़े ताजा थे, ना जाने यहाँ मंडी में आकर अचानक कैसे सड़ गया। वो मैं नहीं जानता, पर इन्हें लेकर यहाँ से तुरंत रफू चक्कर हो जा, समझा? फिर व्यापारी के आदमी ट्रक में लदे तरबूजों को लेकर जैसे ही मंडी से बाहर आते हैं, ठीक वैसे ही उनसे दुर्गंध आना बंद हो जाती है और वे फिर से ताजा और चमकदार नजर आने लगते हैं। ये देखकर व्यापारी के गुंडे आश्चर्य में पड़ जाते हैं।
तरबूज को चेक करने के लिए काली और उसका साथी तरबूज काट कर खाते हैं। कमाल है, तरबूज तो बिल्कुल ताजा और मधुर जैसा मीठा है। फिर मंडी में ये सारे के सारे तरबूज सड़ कैसे गए थे और इनमें से दुर्गंध क्यों आ रही थी, समझ में नहीं आ रहा है। काली उस्ताद, जरूर ये जादुई तरबूज है। हाँ, लग तो मुझे भी यही रहा है। ये कहकर काली चिंता में पड़ जाता है और फिर जग्गू बोलता है, क्या हुआ काली उस्ताद, किस सोच में पड़ गए? सोच रहा हूँ कि अब इन तरबूजों का क्या करूँ। क्यों ना हम इसका यही सड़क पर ढेर लगा दे और इन्हें यहीं खड़े होकर बेच डालें उस्ताद। उन दोनों में ये बातें हो ही रही होती है कि तभी ट्रक में रखे तरबूज एकाएक हिलने लगते हैं और फिर से ट्रक से उछल कर नीचे सड़क पर कूदते हुए काली और जग्गू को घेरने लगते हैं। काली उस्ताद, मुझे तो लगता है कि ये जादुई नहीं बल्कि शैतानी तरबूज है और इनके इरादे नेक नहीं है। अबे, लग तो मुझे भी यही रहा है कि कहीं ये फुटबॉल बनकर हमारा सिर ना तोड़ दे। काली अपनी बात को पूरी भी नहीं कर पाता है कि तभी तरबूज सच में ही फुटबॉल बनकर उनकी ठुकाई करने पर उतर आते हैं। अबे, ये तो सच में ही तरबूज नहीं बल्कि कोई और ही बला है। जल्दी से भाग ले और अपनी जान बचा ले। हाँ हाँ काली उस्ताद, भाग लो। ये कहकर काली और जग्गू दोनों सड़क पर गांव की तरफ भाग लेते हैं और तरबूज भी उनके पीछे पीछे लुढ़कते हुए दौड़ने लगते हैं। कुछ दूर जाने पर तरबूज एकाएक बेर जितने छोटे हो जाते हैं और फिर उन दोनों के सिर पर बरसात के ओलों की तरह बरसने लगते हैं। काली उस्ताद, बचाओ, आज बच गया तो मैं जीवन भर तरबूज को छूना तो दूर, उसकी तस्वीर को छूने की भी हिम्मत नहीं करूंगा। मुझे भी नहीं लगता जग्गू कि ये आज हमें मारे बिना छोड़ेंगे। अरे मान जाओ भाई तरबूज, हमें सजा क्यों दे रहे हो? सजा का हकदार तो व्यापारी है। काली के ये कहते ही सभी तरबूज शांत हो जाते हैं और फिर से अपने असली रूप में आ जाते हैं। उस्ताद, लगता है इन्होंने आपकी बात मान ली। हाँ, शायद ये अब व्यापारी को सबक सिखाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। उसके बाद सारे तरबूज उन्हें छोड़कर आगे की ओर निकल जाते हैं और फिर कुछ ही देर में व्यापारी के घर पहुंच जाते हैं। व्यापारी उन्हें देखते ही चौंक जाता है। कमाल है, तरबूज खुद ही मेरे घर पर चले आए। लगता है भगवान कुछ ज्यादा ही मेहरबान है और इस साल जमकर मुनाफा होने वाला है। ये कहकर जैसे ही व्यापारी हंसने लगता है वैसे ही सारे तरबूज उसके घर में उद्यम मचाने लगते हैं और उसकी खूब ठुकाई करते हैं। अरे, मैं तो मुनाफे की सोच रहा था, ये तो नुकसान ही नुकसान हो गया। लगता है कि कमबख्त रघुवीर ने खेत में तरबूज नहीं तोप के गोले लगाए थे। व्यापारी को रोते पछताते देख सारे तरबूज लुढ़कते हुए वापस दौड़ पड़ते हैं और फिर रघुवीर के खेत में पहुंचकर अपनी अपनी जगह ऐसे लेट जाते हैं मानो कि उन्हें किसी ने दिल से तोड़ा ही नहीं था।